वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। एक बार फिर से आप लोग का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग फिट और फाइन होंगे। मेरा नाम आदित्य सिंह है। नीट यूजी 2023 में मैंने 686 आउट ऑफ 720 स्कोर किया है। केमिस्ट्री में मेरे इंडिविजुअल मार्क्स 175 आउट ऑफ 180 हैं। आज ये वीडियो हम लोग इसलिए बना रहे हैं कि जैसा कि पिछला वीडियो हम लोगों ने बायोलॉजी से रिलेटेड बनाया था, बायोलॉजी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए थे, उसी तरह से आज का वीडियो फोकस होगा केमिस्ट्री के ऊपर कि केमिस्ट्री में किस तरह से हम लोग अपने होम टेस्ट में, मॉक टेस्ट में और फाइनली नीट यूजी में अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाएं और परफेक्ट स्कोर पाने का प्रयास कर सकें। इस पे आज के वीडियो में बातचीत होगी हमारी। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं, केमिस्ट्री इटसेल्फ इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट और इसको 3 मेजर पोर्शंस में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तीनों को एक साथ डिस्कस करना थोड़ा हेक्टिक है, इसीलिए आज की वीडियो में हमारा फोकल पॉइंट जो होगा डिस्कशन का वो होगा केवल और केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरुआत हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और कहीं ना कहीं अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे अच्छे से ध्यान दिया है तो एग्जाम हॉल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका बहुत अच्छे से ध्यान देगा। ये एक ऐसा पोर्शन है जो केमिस्ट्री का सेक्शन होता है 45 क्वेश्चंस का, उसमें 14 टू 16 क्वेश्चंस ईयरली ये वेरी करता है कि किसी साल 14 क्वेश्चन, किसी साल 16 क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो कैसे मेजर पोर्शन जो केमिस्ट्री का है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके क्वेश्चंस को कम समय में 4 से 5 मिनट में ये जो 15 क्वेश्चन का सेट है इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें और जो बाकी के पोर्शंस है जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, जो कैलकुलेटिव पोर्शन है उसको उसके लिए हमें समय मिल सके, वो जब हम लोग करें तो टाइम लेके और एररलेस कैलकुलेशन करते हुए अच्छा आउटपुट दे सकें, इसके लिए बात होगी। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा और अगर इन्फो अच्छी लेना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आगे काफी काम की बातें होने वाली हैं। तो सबसे पहले बात ये होती है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, शुरुआत कहाँ से करें, ऑर्गेनिक को अप्रोच कैसे करें। तो सबसे पहले बच्चे जो गलती ये करते हैं कि जब हम किसी भी चीज की तैयारी करना चालू करते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चालू करते हैं तो सबसे पहले हम मार्क डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान देते हैं। और जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री इटसेल्फ जब देखेंगे उसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप ये पाएंगे कि 12th के सिलेबस से, 12th के पोर्शन से काफी ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और बच्चे भी यही करते हैं कि 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं और 11th को कहीं ना कहीं निग्लेक्ट कर देते हैं। और जब हम 11th का पोर्शन निग्लेक्ट करके 12 पे फोकस करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे लिए एक रटने का, मगअप करने का, लिख लिख कर याद करने का, जैसे कहते हैं लोग ना, लिख लिख कर याद कीजिए रिएक्शंस को, उस तरह का टॉपिक हो जाता है। और कहीं ना कहीं जब इस प्रकार का हमारा अप्रोच रहता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे लिए एक बोरिंग टॉपिक साबित होता है जिसको हमें इंटरेस्टिंग बनाना है और एग्जाम में उसका जो नॉलेज है उसको यूटिलाइज करते हुए केमिस्ट्री में परफेक्ट स्कोर लाना है। तो हमारा जो स्टार्टिंग अप्रोच होना चाहिए वो 11th के पोर्शन का जो जीओसी टॉपिक है उससे हमें स्टार्ट करना है। जीओसी में हमें वेरियस टाइप्स के रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने को मिलते हैं, जैसे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन जो कि फर्दर डिवाइडेड हैं, चाहे वो एडिशन हो या सब्सटीट्यूशन हो। उसके बाद हमें वेरियस इफेक्ट्स भी पढ़ने को मिलते हैं, चाहे हाइपर कंजुगेशन हो गया, रेजोनेंस हो गया, आपका मिजोमेरिक इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स हो गया। तो जब आपका बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म, बेसिक जो इफेक्ट्स होते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस में वो क्लियर हो जाएंगे, तब आप जब 12th पे अप्रोच करेंगे तो कम एफर्ट्स के साथ बिना ज्यादा मगअप किए डेटा को आप खुद ब खुद कंक्लूजन्स, रिएक्शंस में रिएक्टेंट देख के निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि फाइनली जब एग्जाम्स करीब आते हैं और बहुत ज्यादा पोर्शन आपके पास रहता है, सिर्फ ऑर्गेनिक ही नहीं, साथ में फिजिकल, इनऑर्गेनिक के पोर्शंस भी आपके साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो याद की हुई चीजें हैं जो बार बार रिवीजन मांगती हैं, वो कहीं ना कहीं आपका टाइम कंज्यूम करेंगी। और जो बाकी पोर्शंस हैं जिनमें सच में आपको मेमोराइजेशन की जरूरत है, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन हो गया जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसमें टाइम आप लोग कम दे पाते हैं और ऑर्गेनिक ही आपका मेजर जो रिवीजन टाइम होता है वो ले लेता है। तो जीओसी पे जब हमारी कमांड अच्छी हो जाएगी, जीओसी के क्वेश्चंस, अब रही बात जीओसी के क्वेश्चंस की, तो सबसे पहले तो आप लोग जीओसी जो टॉपिक पढ़े तुरंत उसके एग्जांपल्स को रेफर करें, उसके बाद इनटेक्स्ट क्वेश्चंस, इनटेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, अब मैं जीओसी में बाहर के क्वेश्चंस के लिए मना नहीं करता हूं, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जीओसी में जितने भी आप
अच्छा, जीओसी में आपको टाइम काफ़ी देना है। अगर 1-2 महीना आप 11th में हैं, तो मतलब मेजर जो ऑर्गेनिक का पोर्शन है वो जीओसी और हाइड्रोकार्बन ही है। तो इसको 1-2 महीना आराम से दीजिए, ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए इसके, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कंसेप्चुअल क्लियरेंस जो है वो बढ़ेगा। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी हुई, एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चंस भी यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब फाइनली वो एनसीईआरटी के ही अराउंड रिवॉल्व करने चाहिए, टॉपिक्स एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए। यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप एनसीईआरटी पे मतलब स्टक करके रहिए। उसके बाद जब आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाती है, तब हम लोग जंप करते हैं 12th की केमिस्ट्री में। और 12th की केमिस्ट्री या फिर 11th के हाइड्रोकार्बन की हम बात करें, तो यहाँ आते हैं रिएक्शंस के भरमार। और उन रिएक्शंस में भी जो मेन हॉट टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं नेम रिएक्शंस। अब नेम रिएक्शंस को पढ़ने का तरीका मेरा क्या था, जैसे जब मैं एनसीईआरटी पे नेम रिएक्शंस पढ़ता था, तो नेम रिएक्शंस की हेडिंग साथ में पेज नंबर एक अपनी डायरी में नोट कर लेता था। तो मेरा एक पेज पे ही पूरे नेम रिएक्शंस को मैंने इस तरह से समराइज कर लिया था। जब मुझे रिवीजन करना रहता था, तो मैं उस पेज उस नेम रिएक्शन का नाम पढ़ता था और उस पेज पे रेफर करता था, क्योंकि मेरा मतलब मूल सिद्धांत यही था कि मैं एनसीईआरटी के लैंग्वेज के अलावा कुछ और चीज पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ, चाहे वो चीज मैंने खुद अपने लैंग्वेज में ही क्यों ना लिखी हो। अब जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे, वो रिएक्शन पढ़ेंगे, तो आपके जो रियर व्यू जो होगा, आपका जो कोलेट्रल साइट होगा, जो अगल-बगल की आपके जो चीज़ें देखेंगे, वो एनसीईआरटी ही रिलेटेड देखेंगे। मान लीजिए आप कोई रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो फिर आपका ध्यान किसी और पॉइंट पे चला गया एनसीईआरटी पे जो छूटा हुआ है, तो कहीं न कहीं चीज़ें जब आप एनसीईआरटी बार-बार खोलेंगे, तो आपको नई-नई चीज़ें देखने को मिलेंगी और आप त्वरित उन चीज़ों को पढ़ेंगे, तो वो लॉन्ग टर्म में आपका साथ देंगी। और कहीं न कहीं बार-बार एनसीईआरटी खोल के देखने में सबकॉन्शियसली एनसीईआरटी के जो डेटा है, एनसीईआरटी का जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपके माइंड में सेटल होगा। तो कहीं न कहीं आपको एक बहाना भी मिल जाएगा इस तरह से, अगर आप नोट मेकिंग करेंगे, कि एनसीईआरटी बार-बार खोलने का। क्योंकि जब-जब आप रिवीजन करेंगे, तब-तब आप एनसीईआरटी खोलेंगे, वो पैराग्राफ पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की लैंग्वेज को पढ़ेंगे, तो कहीं न कहीं आपके लिए एनसीईआरटी पे जो कमांड है आपका, इसके अलावा कुछ और चीज़ पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ, चाहे वो चीज़ मैंने खुद अपने लैंग्वेज में ही क्यों ना लिखी हो। अब जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे, वो रिएक्शन पढ़ेंगे, तो आपके जो रियर व्यू जो होगा, आपका जो कोलेट्रल साइट होगा, जो अगल-बगल की आपके जो चीज़ें देखेंगे, वो एनसीईआरटी ही रिलेटेड देखेंगे। मान लीजिए आपको मिलेंगी और आप त्वरित उन चीज़ों को पढ़ेंगे, तो वो लॉन्ग टर्म में आपका साथ देंगी। और कहीं न कहीं बार-बार एनसीईआरटी खोल के देखने में सबकॉन्शियसली एनसीईआरटी के जो डेटा है, एनसीईआरटी का जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपके माइंड में सेटल होगा। तो कहीं न कहीं आपको एक बहाना भी मिल जाएगा इस तरह से, अगर आप नोट मेकिंग करेंगे, कि एनसीईआरटी बार-बार खोलने का। क्योंकि जब-जब आप रिवीजन करेंगे, तब-तब आप एनसीईआरटी खोलेंगे, वो पैराग्राफ पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की लैंग्वेज को पढ़ेंगे, तो कहीं न कहीं आपके लिए एनसीईआरटी पे जो कमांड है आपका और मजबूत होगा। अब नेम रिएक्शंस पढ़ता सब कोई है। नेम रिएक्शंस में लोगों का फोकस क्या रहता है कि रिएक्टेंट्स देख के प्रोडक्ट्स को ऑप्शन में पहचानना। पर जिस तरह के नीट के पेपर अब आ रहे हैं, तो ये ऑर्थोडॉक्स मेथड जो है, उनमें काफ़ी एनटीए वालों ने बदलाव किया। अब क्वेश्चंस में फोकस कहीं न कहीं वो इंटरमीडिएट पे और रिएक्शंस कंडीशंस पे और रिएजेंट्स पे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि मान लीजिए, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं एसिडिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, जिससे हम लोग बनाते हैं एल्कीन। अब जब टेम्परेचर एक सर्टेन टेम्परेचर पे सेम रिएक्टेंट्स के लिए प्रोडक्ट हमारे पास होता है क्या? एल्कीन। टेम्परेचर और कम कर दीजिए, हमें मिल जाएगा ईथर, और कम कर दीजिए, हमें मिल जाएगा ईस्टर। तो ये टेम्परेचर बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ करके अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इंटरमीडिएट बेस्ड क्वेश्चन। आपको अमीन चैप्टर का एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, एक नेम रिएक्शन है, हो सके आप लोगों ने पढ़ा भी हो, गेब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ये अमीन बनाने का एक तरीका है, तो जिसमें हम लोग क्या रहता है, थैलिक एसिड स्टार्टिंग मटेरियल होता है। थैलिक एसिड जब अमोनिया से रिएक्ट करता है, तो थैलामाइड बनता है। थैलामाइड फर्दर हीट करते हैं जब, तो थैलीमाइड बनता है। और थैलीमाइड पे जब हम लोग बेस का रिएक्शन कराते हैं, चाहे पोटेशियम या सोडियम बेस का, तो सोडियम या पोटेशियम थैलामेट बनता है, थैलामाइड बनता है। और जब पोटेशियम थैलामाइड का फर्दर हम लोग एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं, तब फाइनल प्रोडक्ट जो हम लोग, जो सेकंड लास्ट प्रोडक्ट बनता है, वो होता है एल्काइल थैलामाइड। अब एल्काइल थैलामाइड के फर्दर हाइड्रोलिसिस से हमें मिलता है अमीन, और फिर से थैलिक एसिड हमें मिल जाता है। अब
एग्जामिनर का क्या है, वो आपसे सीधे ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। वो आपसे या तो इंटरमीडिएट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, बीच के किसी स्टेप के बारे में पूछेगा, बीच के किसी इंटरमीडिएट के बारे में पूछेगा, या तो वो आपसे इस क्वेश्चन के मैकेनिज्म के बारे में पूछेगा कि आखिरकार इस क्वेश्चन में मैकेनिज्म कौन सा फॉलो हो रहा है, या फिर इस रिएक्शन में किस टाइप का अमीन बनाया जा सकता है, जो जो जिसके पूरे बारे में, इसके बारे में एनसीईआरटी में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि भाई इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल होता है और केवल प्राइमरी अमीन ही हम इस मेथड से बना सकते हैं। तो ये एट अ टाइप के क्वेश्चंस हो गए। अब बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज का भी चलन इस समय पिछले 5 सालों से उसके क्वेश्चंस भी बहुत आ रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको अरेंज करना आना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर है, चेन की लेंथ से बॉइलिंग पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ता है, ब्रांचिंग से क्या असर पड़ता है, हाई टू लो मतलब एसिड की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, अल्कोहल की ज़्यादा होती है, ईथर की ज़्यादा होती है, या फिर फेनॉल की ज़्यादा होती है। ये ऑर्डर में आपको अरेंज करना आना चाहिए। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपके पीएच हो गया, पीएच को अमीन्स का पीएच, फिर बेसिसिटी का ऑर्डर, एसिडिटी का ऑर्डर, इनमें अरेंज करना आपको आना चाहिए। और ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप एग्जाम हॉल में अपना टाइम बचा पाएंगे। तो इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जब आपकी इंडक्टिव, मीजोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट्स अच्छे से ग्रिप होगा आपका, तो आप इजीली कंपाउंड को देखकर प्लस माइनस एम आर, इसकी सहायता से ये आसानी से बता पाएंगे किस कंपाउंड में एसिडिटी ज़्यादा होगी या किस कंपाउंड की पार्टिकुलर बेसिसिटी ज़्यादा होगी। तो इफेक्ट्स का, जीओसी का यूज आपको यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। फाइनली जो सबसे मतलब क्वेरी होती है, जो सबसे ज़्यादा लोगों की क्वेरी होती है, बच्चे सबसे ज़्यादा डिलेमा में इसी बात में होती है, क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है ऑर्गेनिक के लिए? तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बस केवल और केवल एनसीईआरटी कीजिए। पर एज अ स्टूडेंट अगर आप सीक्वेंस पे चलें, सीक्वेंस क्या होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस का, तो वो हमेशा और हमेशा एनसीईआरटी, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फिर आपके बाकी रिसोर्सेज, अगर आप टाइम अफोर्ड कर पा रहे हैं प्रैक्टिस करने का तब। एनसीईआरटी में भी सबसे पहले आप एग्जाम्पल्स की मल्टीपल प्रैक्टिस कीजिए। आपको एग्जाम्पल्स रटे होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में पैनिक सिचुएशन में कहीं ना कहीं जो ब्रेन फॉगिंग हो जाती है उस सिचुएशन में, अगर आपको चीजें याद रहेंगी, मेमोराइज रहेंगी, मल्टीपल आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, तो आप इजिली वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। पैनिक सिचुएशन, आपके पैनिक जो आपका स्ट्रेस है वो कम हो पाएगा, आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे। एग्जाम्पल्स के बाद इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, इस साल भी कई सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। आप पेपर एनालिसिस कोई वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हुए हैं। उसके बाद बैक एक्सरसाइजेज में आपको काफी सारे ऑर्गेनिक में कन्वर्जन के क्वेश्चंस मिलेंगे और काफी सारे यूनिक क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको किसी भी मॉड्यूल या किसी भी मतलब टीचर्स द्वारा प्रैक्टिस नहीं कराए जाते। वहाँ यूनिक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उनको कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि बढ़ते हुए कंपटीशन के माहौल में एनटीए नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और किसी भी तरह के नए क्वेश्चंस वो जनरेट कर सकता है एग्जाम में, इसलिए उनको बिल्कुल मत छोड़िएगा। उसके बाद एग्जाम्पलर मैं फोकस इसलिए करने को कहता हूँ क्योंकि उसमें आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, सिंगल ऑप्शन करेक्ट, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट वाले भी एमसीक्यूज मिलेंगे। और केमिस्ट्री एग्जाम्पलर की खासियत यह है कि उसमें आपको हर चैप्टर में 5 से 6 असर्शन रीजन के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि ना ही आपको बायोलॉजी में मिलेंगे ना ही आपको फिजिक्स में। तो जब आप वो प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल करना है उसके लिए ट्रेन होगा, जो कि बहुत जरूरी है। एज अ सरप्राइज एग्जाम हॉल में असर्शन रीजन के क्वेश्चन करने से बढ़िया है आप पहले से प्रैक्टिस करके तैयार होकर एग्जाम हॉल में जाएं। तो आज की वीडियो में आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। मैंने अपना जो एक्सपीरियंस था आप लोगों के साथ शेयर किया। अगला वीडियो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा, किस तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो टिपिकल चैप्टर्स हैं, डीएफ ब्लॉक या फिर पी ब्लॉक जो काफ़ी मार्क्स अपने साथ कैरी करता है, उसको किस तरह से पढ़ना है, क्या रिवीजन की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करना है, उस पर डिस्कशन होगा। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा और बेल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियोस हम जब भी डालें आपको तुरंत पता चले। धन्यवाद।